आज का पाठ है हमारा ल्हासा की ओर। ल्हासा की ओर पाठ जो है इसके लेखक राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं, जिनका जीवन परिचय हमने पिछले भाग में पढ़ा है। और जीवन परिचय पढ़ने के साथ साथ ही इस पाठ से संबंधित हमने एक संक्षिप्त सी जानकारी ली है, जिससे कि हमें ये पता चला है कि ल्हासा की ओर पाठ या फिर ये जो लेख है, लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान इस लेख को लिखा था। और ल्हासा की ओर ये जो पाठ है ये उस तिब्बत यात्रा का एक अंश मात्र है। तो ये एक अच्छा खासा बहुत बड़ा लेख है, जहाँ पर उन्होंने अपनी तिब्बत यात्रा का पूरा वर्णन प्रस्तुत किया है राहुल सांस्कृत्यायन जी। और उन्होंने साथ में हमें ये भी बताया है ल्हासा जो है तिब्बत की राजधानी है। और ल्हासा का जो यहाँ पर आपको सिर्फ भौगोलिक दर्शन ही नहीं बल्कि लेखक ये भी बताएंगे कि वहाँ का जो जीवन है, आम जीवन जो है वो लोगों का कैसा है, इसका भी वो परिचय देते हैं। और साथ ही लेखक ने बताया है कि किस तरीके से ये उनकी जो ये यात्रा है, जो ये यात्रा उन्होंने जिस समय में की है, उस समय पर तिब्बत में भारतीयों की यात्रा जो है बिल्कुल भी वो समय के अनुकूल नहीं थी, क्योंकि भारतीयों को वहाँ पर परमिशन नहीं थी तिब्बत में यात्रा करने की। इसके लिए लेखक ने एक भिखारी का वेश धारण किया है, जिससे उन्होंने तिब्बत यात्रा को पूरा किया। और इसके साथ ही उस तिब्बत यात्रा को उन्होंने शुरू करने के लिए और पूरा करने के लिए नेपाल का रास्ता चुना, जिससे कि वो तिब्बत की यात्रा को पूरी तरीके से अपने हिसाब से, अपने अनुसार से उस यात्रा को पूरा कर सके। अब देखते हैं कि यहाँ पर लेखक जो है अपनी इस यात्रा से संबंधित, हम तो यहाँ पर सिर्फ एक अंश मात्र पढ़ रहे हैं, अंश मतलब एक छोटा सा हिस्सा पढ़ रहे हैं। देखते हैं इस हिस्से में लेखक क्या बताते हैं हमें। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, यानी जहाँ से वो तिब्बत की यात्रा शुरू करने वाले हैं वो नेपाल से है एक रास्ता, जिससे उस यात्रा को वो शुरू करने वाले हैं। तो ये नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिम्पोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। कहने का अर्थ है जिस रास्ते से वो तिब्बत जा रहे हैं, नेपाल का रास्ता चुनकर, उस रास्ते से हिंदुस्तान की चीज़ें भी जो है पहले इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। तो नेपाल ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की भी चीज़ें जो है यहाँ से जाया करती थी। तो ऐसा नहीं है ये कोई खुफिया रास्ता है या फिर कुछ इससे संबंधित और भी जानकारी अगर स्प्रेड हो रही है तो ये एक वेल नोन रास्ता है, जिससे वो नेपाल से होते हुए तिब्बत की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये व्यापारिक यानी बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं, ये व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी है। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर बिजनेस डील्स वगैरह के लिए ही ये एक जो रास्ता है सिर्फ वो ही नहीं मैटर करता है, ये एक सैनिक रास्ता भी है। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले भी बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त मतलब त्यागा हुआ एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। अब लेखक जो है तिब्बत की यात्रा शुरू कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने ये अब वहाँ का भौगोलिक दर्शन भी करा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वो एक सैनिक रास्ता भी है और व्यापारिक भी है, और साथ ही वहाँ पे फौजी चौकियाँ भी हैं, किले भी बने हुए हैं। किस तरीके से चीनी पलटन जो है वहाँ रहा करती थी। फौजी मकान गिर चुके हैं और दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसान जो है अपना बसेरा बनाए हुए हैं वो आबाद दिख रहा है। वहाँ पे कुछ हलचल दिख रही है, लोग रहते हुए दिख रहे हैं, कुछ महसूस हो रहा है। लेखक जो है आगे बढ़ते हैं, वहाँ वो चाय पीने के लिए ठहरते हैं। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी हैं। अब मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों, फ़ायदे नुकसान दोनों बातें हो रही हैं यहाँ पर। लेखक बता रहे हैं कि तिब्बत में यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए कुछ चीज़ें तकलीफ़ वाली तो है, लेकिन उसके साथ ही कुछ आराम की बातें भी हैं। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा करती हैं। जैसे कि हमारे देश में आप देख सकते हैं जाति पाति, छुआछूत और औरतों का पर्दा करना एक आम सी बात है, लेकिन लेखक ने वहाँ पर इस चीज़ को देखा कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत निम्न श्रेणी बहुत ही ज़्यादा छोटी सी श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते हैं। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। यानी आप एक
क्योंकि हमने ये वर्णन में पढ़ा ही है, जहाँ पे संक्षिप्त वर्णन हमने पढ़ा है कि लेखक जो है भिखमंगे का वेश धारण करके जो है तिब्बत की यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि तिब्बत यात्रा जो है भारतीयों को अलाउ नहीं है। तो अब वो बता रहे हैं कि बहुत जो निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से, जो कि बहुत ही वाजिब है, कोई भी व्यक्ति होगा तो वो चोरी के डर से अपने घर में अंदर नहीं जाने देगा, वरना इतना खुला माहौल है कि आप बिल्कुल घर के भीतर भी जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित ही क्यों ना हो, तब भी घर की जो बहू है या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका भी देगी, मक्खन और सोडा नमक भी दे दीजिए, वह चाय चोड़ी में कूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन खोटी में रख के आपको दे भी देंगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर भी चोड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। कहने का अर्थ है कि इतना खुला माहौल है वहाँ पर कि आपके पास सामान है, तो आप वहाँ की जो आम जनजीवन में अगर आप शामिल हो रहे हैं, देख रहे हैं, तो जो सास और बहुएं हैं जो घर में दिख रही हैं, मतलब कहने का ये है कि औरतें दिख रही हैं, अगर आप अपना सामान देंगे तो चाय बना के दे देंगी। और अगर आपको शक है कि आपके सामान का सही इस्तेमाल करके आपको चीज़ें नहीं दी जाएंगी, तो आप खुद भी जाकर बना सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आ गया। हमने वह दोनों चिटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। सुमति जो कि लेखक के साथ है भी यात्रा में, तो यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली, यानी कि भिखमंगे का वेश धारण करके ही वो लोग यात्रा कर रहे हैं। तो और उन्होंने, लेखक ने ये भी बताया कि किस तरीके से भिखमंगों के रूप में देखकर लोग चोरी होने के डर से आपको घर में नहीं आने देते हैं। अदरवाइज वहाँ पर इतना खुला माहौल है कि आप घर के अंदर जाकर, अगर आप यात्री हैं, बहुत ही अपरिचित हैं, बिल्कुल आपको नहीं जाना जाता है, फिर भी आप घर में जाकर अपनी चीज़ों का इस्तेमाल करके चीज़ें बनाकर खा पी कर निकल सकते हैं। अब लेखक बताते हैं कि जो सुमति उनके साथ हैं, जो कि साथ में यात्रा कर रहे हैं, उनकी जान पहचान के लोग वहाँ पर भी हैं जहाँ पर वो यात्रा इस वक्त कर रहे हैं। और भिखमंगे का रूप धारण कर रखा है हमने, फिर भी उसके बाद भी हमें ठहरने के लिए एक अच्छी सी जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। और भिखमंगे नहीं, अब लेखक बता रहे हैं 5 साल के बाद हम इसी रास्ते लौटे थे और भिखमंगे के रूप में नहीं, अब की एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की इस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है, खासकर शाम के वक्त क्षण पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। तो माहौल ठीक ना होने की वजह से, नशे में होने की वजह से, तो इस वजह से लोग जो है होश हवास में नहीं दिखते हैं, तो लोग इतना अलाउ नहीं करते हैं। तो इस वजह से आप एक कह सकते हैं कि खुला माहौल तो फिर भी है, क्योंकि अपरिचित होकर भी आप लोगों से मदद मांग रहे हैं, आपको बिना किसी झंझट के आपको मदद दी जा रही है। तो इस तरीके से जो है बहुत ही मुश्किल चीज़ है। लेकिन इस तरीके से अगर अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए होश हवास में अगर सामने वाले को नहीं देखा जा रहा है और उस वक्त उसको अपने घर में नहीं अलाउ किया जा रहा है, तो बहुत सही, ठीक है, ठीक बात है, अच्छे विचार है। तो लेखक बता रहे हैं कि 5 साल बाद जब इसी रास्ते पर अब हम भिखमंगे की नहीं बल्कि यात्री के रूप में आए और घोड़ों पर सवार होकर आए, तो उनका अपना एक अलग एक्सपीरियंस अब यहाँ पर हमें उनको देखने को मिल रहा है। अब हमें सबसे विकट यानी कि बहुत ही मुश्किल डांडा थोडला पर पार करना था। अब वो जिस रास्ते पर है वो सबसे कठिन रास्ता है। तो हमने जीवन परिचय में ही लेखक के पढ़ा कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर बहुत ही दुर्गम स्थान है, जो स्थल है, रास्ते हैं, मतलब कि रास्ते जो है बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो अब उन कठिन रास्तों में से एक सबसे कठिन रास्ता आ गया है डांडा थोडला का, जिसको अब लेखक को पार करना है। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगहें हैं, यानी जो ये सबसे खतरनाक जगह है उनमें से एक है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। लेखक जिस रास्ते पर अब चल पड़े हैं, जिसका नाम है डांडा थोडला, अब ये बहुत ही विकट है, यानी कठिन रास्ता है और सबसे खतरनाक रास्ता भी है। और क्योंकि ये खतरनाक जगह है, जिसकी वजह से आसपास कोई भी गांव नहीं है, 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने की वजह से आसपास कोई भी गांव नहीं है, ना ही नदियों के मोड़ है, और पहाड़ों के कोने जो है बहुत शार्प हैं, जिसकी वजह से दूर दूर तक लोगों को देखा नहीं जा सकता।
यहीं पर अब इसके खतरनाक होने की वजह एक और भी है, जो लेखक बता रहे हैं कि डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन निर्जन यहाँ पर जहाँ पर कोई भी जन ना हो, इस निर्जन स्थान में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती है, और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। यानी जो डाकू हैं पहले लोगों को मारते हैं अगर रास्ते में कोई भी मिल रहा है वहाँ पर, फिर उसके बाद चेक करते हैं कि उनके पास कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। जिस तरीके से आम लोग जो होते हैं अपने हाथों में गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे हाथों में लाठी अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि बहुत ही आसानी से जंगली जानवर और कीड़े मकोड़े जिस चीज़ों से भी उनका सामना हो जाए उससे अपनी सेफ्टी के लिए वो अपने हाथों में डंडा रखते हैं, जो कि एक आम बात है। उसी तरीके से डाडा थोडला का जो ये रास्ता है जो कि बहुत ही खतरनाक है, जहाँ पर दूर दूर तक कोई लोग नहीं दिखाई देते, शार्प मोड़ होने की वजह से, पहाड़ों पर कोने होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रास्ता है। और डकैतों के लिए और गुंडों के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस भी इतना ध्यान नहीं देती, आसपास कोई गांव नहीं है, इसलिए ये रास्ता जो है बहुत खतरनाक होता है। और सबसे ज़रूरी बात कि यहाँ पर कोई हथियार का कानून नहीं है, जिसकी वजह से हर कोई अपने पास हथियार रखता है। किस तरीके से? जैसे कि हर कोई ग्रामीण क्षेत्र में अपने हाथों में लाठी रखता है। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है, और इस वजह से डाकू को जो भी व्यक्ति की जान पर आ जाए तो उसको वो मारना ही पड़ता है, क्योंकि फिर उनका अता पता मिल जाएगा, फिर वो पकड़े जाएंगे, जो भी है उनके लिए खतरा हो जाता है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची यानी दया दया एक पैसा कहते और भीख मांगने लगते। तो लेखक क्योंकि एक भिखमंगे के वेश में वहाँ पर यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जैसे ही उनको पता लगता कि ये खतरनाक रास्ता है या फिर यहाँ पर खतरा है, खतरे का माहौल है, तो लेखक कहते हैं कि उन्हें ये जानकारी है, पता चल चुका है कि कितना खतरा है यहाँ पर, तो उन्हें खून से डर नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो भिखमंगे के वेश में है और उन्हें ये पता है कि किस तरीके से सूरत बनाकर, टोपी उतारकर और जीभ निकालकर कुची कुची कहने देने से एक पैसे के लिए भीख मांगते हुए दिखने लग जाते थे। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16 से 17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लंडकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। यानी सुमति जो उनके साथ हैं यात्रा में, उन्होंने उनसे निवेदन किया कि आप 2 घोड़े कर लो जिस पर हम सामान भी रख लेंगे और आराम से चढ़े भी चले जाएंगे, यात्रा भी हो जाएगी और चढ़ाई भी हो जाएगी, क्योंकि सामान बहुत था और उसको लेकर यहाँ 16-17 मील तक जो है चला नहीं जा सकता। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डाडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डाडे के ऊपर जा पहुंचे। यानी अब दूसरे दिन उन्होंने जब यात्रा शुरू की तो वो घोड़ों पर सवार होकर शुरू की और डाडे से पहले ही उन्होंने चाय पी एक जगह पर, फिर दोपहर के वक्त डाडे के ऊपर वो जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17 से 18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। समुद्र तल से ही नापा जाता है, तो वहाँ से जो ऊंचाई है उसका नाप यहाँ पे बता रहे हैं लेखक। अब यहाँ पे भौगोलिक जानकारी देते हुए दिख रहे हैं हमें लेखक कि वो समुद्र तल से इस वक्त पे 17 से 18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े हैं। कहाँ पर? डाडे से पहले तो उन्होंने जगह पी, एक जगह पर चाय पी और उसके बाद वो डाडे के ऊपर जा पहुँचे। जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो यानी कि वो डाडे पहुँच चुके हैं और वो समुद्र तल से कहाँ कितनी ऊंचाई पर है? 17 से 18 हज़ार फीट पर है। हमारे दक्षिण यानी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। हजारों श्वेत शिखर, ऊंची चोटी, श्वेत यानी सफेद, तो किस तरीके से? यानी बर्फीली होगी वो शिखर जिसकी चर्चा कर रहे हैं लेखक। तो हिमालय के हजारों श्वेत शिखर जो है वो चले गए थे। भीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, न वहाँ बर्फ की सफेदी थी न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डाडे के देवता का स्थान था। सर्वोच्च स्थान पर डाडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था, यानी अब वो इस रास्ते पर आ गए जहाँ पर उतरते हुए यानी कि ढलान की तरफ वो उनको चलना था।
चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी। शायद एक और सवार साथी हमारे साथ चल पड़े थे। तो यहाँ पे ऐसी समझाने वाली कोई खास बात नहीं है। लेखक बड़ी आसानी से एक जो अपनी यात्रा है उसका वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। रास्ता आ रहा है और किस तरीके से कहाँ चढ़ाई है, कहाँ उतराई है, और अब लेखक जो है अपनी यात्रा को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। डाडे पर उन्होंने सर्वोच्च स्थान पर देखा कि उनके देवता का स्थान है, जहाँ पर उस देवता के स्थान को पत्थरों के ढेर से, जानवरों की सींगों से और रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया गया है। यात्रा चल रही है, उतराई की ओर है वो। एक दो और सवार साथी हमारे साथ अब चलने लगे हैं। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं डोंकी विस्तो की तरफ अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। लेखक के साथ अब रास्ते में क्या होता है कि उनका घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। लेखक को लगा कि थकान की वजह से घोड़ा जो है धीरे चल रहा है और वो मारना नहीं चाहते थे कि मार के वो उसकी रफ्तार को तेज करे। तो इस वजह से उन्होंने इस तरीके का कोई एक्शन भी नहीं लिया। धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा पीछे हो गया और वो फिर बताते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो डॉन क्विक्सटो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। जब वह जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे। कहने का मतलब है कई कई बार आपने देखा होगा एक रास्ते से आप जा रहे हैं और उसी से आपको दो रास्ते देखने को मिल रहे हैं। तो एक जगह वो ऐसी जगह पहुंचे जहाँ पर दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता लेकर मील 1.5 मील चला गया और उन्होंने वो रास्ता गलत ले लिया। तो क्योंकि घोड़ा जो है उनका धीरे चल रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत पीछे हो गए थे और पीछे होने की वजह से जो साथ के लोग हैं वो किस रास्ते पे चल रहे हैं वो अंदाजा भी नहीं रह गया। वो बाएं रख की तरफ जो है रास्ते पे चल पड़े और मील 1.5 मील तक चले गए। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंकोर का रास्ता जो है दाहिने वाला था और लेखक जो है वो बाईं ओर मुड़ गए थे। लेकिन उनको मुड़ना कहाँ था? दाहिनी ओर। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के करीब में गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। और फिर जब लेखक पीछे हो गए, वो कुछ देर तक सुमति को नहीं दिखे, तो सुमति जो है एक जगह ठहर कर लेखक का इंतजार करते हैं और सुमति इंतजार करते हुए फिर उनको वहाँ मिलते हैं। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। मंगोल यानी कि सुमति जो है वो मंगोल है और लेखक कह रहे हैं मंगोलों का मुंह तो वैसे ही लाल होता है और अब तो वो गुस्से के कारण और भी लाल दिख रहा था। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है? मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था। और इस तरीके से लेखक का पीछे हो जाना पहले, फिर उसके बाद 1.5 मील तक दूसरे रास्ते पर चले जाना, फिर उसके बाद वहाँ से रास्ता तय करते हुए घोड़े के जरिए जो कि धीमी चाल से भी चल रहा है। इस वजह से सुमति को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। और फिर सुमति जो कि पहले से ही लेखक के अनुसार मंगोलों का मुंह लाल होता है, गुस्से में और लाल दिख रहा था। और सुमति ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए बताया कि उसने उसके इंतज़ार में किस तरीके से 3 बार चाय गर्म की और 2 टोकरी कंडे भी फूंक डाले उन्होंने। लेखक ने अपने कसूर को यहाँ पर अपना कसूर होते हुए भी ये बताया कि किस तरीके से उनकी गलती नहीं है। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि मैं रात तक पहुँचूंगा, लेकिन फिर भी मैं इस टाइम तक पहुँच ही गया हूँ। और फिर उन्होंने बताया कि सुमति जो है उनको जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी वो ठंडे भी हो गए। इसका मतलब सुमति का गुस्सा जो है लेखक के इतने समझाने पर या कह देने पर ही वो शांत भी हो जाते हैं। लनकोर में वो एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान यानी जान पहचान के जो लोग हैं वो, क्योंकि सुमति के जान पहचान के लोग बहुत अच्छे खासी तादाद में थे, तो जहाँ जाते उनको मिल जाते थे। तो यहाँ पर उनको एक अच्छी जगह मिल गई है रहने की, ठहरने की, जिसके कारण जो है यहाँ पर उनके यजमान इसकी वजह, यहाँ भी उनके जो अच्छे यजमान थे, पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुक्पा भी मिला। अब वो जहाँ पर ठहरे उन्होंने पहले चाय सत्तू खाया, फिर रात को उन्होंने गर्मा गर्म थुक्पा खाया, जो कि वहाँ का कुछ भोजन होगा जो उन्होंने खाया गर्मा गर्म। अब हम तिनरी के विशाल मैदान में थे। अभी तक हमने देखा कि डोंडा डांड की बात हो रही थी यहाँ पर, और लेखक जो है किस तरीके से लनकोर में वे एक अच्छी जगह पर ठहरे थे, फिर लनकोर आ गए और लनकोर के बाद अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तिनरी की।
अब लेखक जो है यहाँ पर तिनरी की बात शुरू करें। अब हम तिनरी के विशाल मैदान में थे। अभी तक पहाड़ी इलाका था, तिनरी की बात हो रही है। ये एक विशाल मैदान है, प्लेन एरिया है जो पहाड़ों से घिरा था, टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम था तिनरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। अब लेखक बताते हैं कि क्योंकि सुमति के जहाँ पर भी ठहर रहे हैं उनके अपने जान पहचान के लोग होते हैं, यजमान होते हैं, और वो वहाँ जाना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर आसपास के गांव में भी जो है सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बोधगया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोधगया का गंडा बना लेते थे। तो इस तरीके से वो कपड़े जो होते हैं उसकी क्योंकि वहाँ जो है आम जनजीवन जो है वो इन सब चीज़ों में माहिर ही होता है, और उन्होंने कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों से उन गंडों को फिर से बना लिया खत्म होने पर, जो बोधगया से आए थे, और वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। लेखक को लगा कि अगर ये अपने यजमानों के पास गए तो वो हफ्ता भर वहीं ठहरेंगे, और इस तरीके से लेखक ने कहा कि तुम मेरे साथ ल्हासा तक चलो, और ल्हासा तक पहुंचकर मैं तुम्हें रुपए दे दूंगा, लेकिन यहाँ मत ठहरो। सुमति ने स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10 से 11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, यानी तिब्बत में अगर मौसम अच्छा मिल रहा है, नज़ारा अच्छा मिल रहा है, तो साथ ही वहाँ की धूप जो है वो भी बहुत ही कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट यानी माथा धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें ला दी, डंडा हाथ में लिया और फिर चल पड़े। यानी तेज धूप थी, माहौल ऐसा था कि पीछे पीठ की तरफ से ठंडी बर्फीली मौसम होने की वजह से ठंड थी, और आगे सीधी धूप पड़ रही थी, तो वो धूप जो है परेशान कर रही थी। लेकिन अच्छे खासे मोटे कपड़े से अगर आप अपने सर को ढक लेते हैं तो आप उसके प्रभाव से बच सकते हैं। और इस तरीके से उन्होंने क्या सामान अपना अपने कंधों पर रखा, अपने पीठ पर लादे और डंडे हाथ में लिए, और इस तरीके से आगे की यात्रा की ओर चल पड़ते हैं। यद्यपि सुमति के परिचित तिनरी में भी थे। अब सुमति के जो परिचित है वो तिनरी में भी निकल आए। यहाँ पे भी उनके जान पहचान के लोग हैं, यजमान हैं, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तो इस तरीके से जब तिनरी में उनके जान पहचान यानी सुमति के जान पहचान के लोग मिले, तो उन्होंने उनसे मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने के लिए कह दिया। अब तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। जो तिब्बत की ज़मीन है, यहाँ पर लेखक उनके बारे में बता रहे हैं कि तिब्बत की ज़मीन जो है बहुत सारे छोटे और बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो मठों के हाथों में है। यानी जो तिब्बत की ज़्यादातर ज़मीन है वो ज़्यादातर मठों के हिस्सों में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया जो है वो भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वे बहुत ही प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष जो है ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। लेखक कहते हैं कि जिस तरीके से उस भद्र पुरुष ने उनसे मिलना जुलना किया, ऐसा वो कोई दूसरा व्यक्ति होता तो शायद नहीं करता, क्योंकि जिस वेश में हम लोग थे, क्योंकि हम शुरू से जान रहे हैं कि भिखारी के वेश में है ये पूरी यात्रा की जा रही है, तो लेखक ऐसा माना कि जिस भेष में मैं था उसमें इस तरीके का कुछ ख्याल करना जो है कोई भी दूसरा व्यक्ति होता तो शायद नहीं करता। लेकिन उनसे वो बहुत ही अच्छे से और प्रेम से मिले। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थीं। मेरा आसन, अब आप देख सकते हैं, हमें पता ही है, हमने जब जीवन परिचय में पढ़ा था कि लेखक ने किस तरीके से श्रीलंका में जाकर जो है वो बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया था। अब वहाँ पर वो गए हैं, यहाँ एक अच्छा मंदिर मिला है जिसमें कंजूर यानी बुद्ध वचन जो है उसका अनुवाद, उसकी हस्तलिखित की 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वही लगा।
वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम की नहीं रही होंगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। अब सुमति जो है उनको अपने आसपास जो है फिर से यजमान उनके मिल गए, फिर से जान पहचान के लोग मिल गए। जहाँ पर लेखक जो है 15-15 शेर से कम के जो पोथियाँ हैं, जो बड़े बड़े अक्षरों में जो बुद्ध वचन जो है उनको मिल रहे हैं, वहीं पर सुमति जो है अपने यजमानों के आसपास जाने के लिए बेचैन है, परेशान है। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, लेकिन अब लेखक जो है वो पुस्तकों में, उन पुस्तकों में लीन हो गए जो बुद्ध वचन के पुस्तक है, जो बड़े बड़े मोटे मोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं, 15-15 शेर से कम के नहीं है। इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। और अब की बार लेखक ने जब उनको एक ऐसी चीज़ मिल गई जिसमें वो खुशी खुशी उसमें लीन हो गए हैं, व्यस्त हो गए हैं, बिजी हो गए हैं, तो उन्होंने सुमति को अपने यजमान के पास जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिनरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर वहां से हम फिर चल पड़े। और इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे रास्ते भर जो है किस तरीके से सुमति जो है उनको अपने यजमान मिलते ही रहते हैं और उनको उनसे मिलने की इच्छा भी होती रहती है, लेकिन लेखक जो है हर बार मना कर देते हैं। इस बार लेखक को एक मंदिर मिलता है जहाँ पर उनको बुद्ध वचन मिलते हैं, 15-15 शेर की मोटी मोटी पुस्तकें मिलती हैं और इस तरीके से वो उसमें लीन हो जाते हैं। खुशी है उनको उस चीज़ से, में वो उनकी खुशी जाहिर होती है उसमें, जिसकी वजह से वो सुमति को अपने यजमानों के पास जाने देते हैं। लेकिन यजमान के पास से आज सुमति भी जो है समय पर ही वापस आ गए, जबकि उन्हें ऐसा लगा था कि वो 2 से 3 दिन लगाएंगे। लेकिन सुमति के आ जाने के बाद से फिर उन्होंने अपनी यात्रा को आगे बढ़ा दिया और तिनरी गांव से वहाँ से जो है बहुत दूर नहीं था और तिनरी के लिए ही वो आगे चल पड़े थे। तिनरी के विषय में हमने पढ़ा था कि तिनरी जो कि एक मैदान है, बड़ा विशाल मैदान है, चारों तरफ पहाड़ है, टापू सा उन्हें लग रहा था, तो उन्होंने वो यात्रा यहाँ से शुरू की थी। और फिर क्योंकि वो यजमान से मिलकर जो है वापस आ गए थे सुमति, इस वजह से तिनरी गांव जो कि वहाँ से बहुत दूर नहीं था, उन्होंने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर वो वहाँ से फिर चल पड़े और उन्होंने अपनी आगे की यात्रा को शुरू किया। और इस तरीके से उन्होंने अपनी तिब्बत यात्रा का जो एक यह अंश है हमने जो यहाँ पर पढ़ा, किस तरीके से यहाँ पर तिनरी और डांडा और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि लंडकोर, इन सारी यात्राओं में जहाँ जहाँ वो रुके ठहरे और जो भी एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया, लेखक ने सब कुछ बताया है। वहाँ का आप देखेंगे आम जीवन भी उन्होंने दिखाया, भौगोलिक उन्होंने जानकारी भी दी है, किस तरीके से कौन सा क्षेत्र कैसा है, पहाड़ी है, मैदानी है, कौन सा समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है, कितनी फीट पर है, ये सब जानकारी लेखक ने दी है। और यही उनकी यात्रा वृत्तांत का एक अंश हमने यहाँ पे पढ़ा और यात्रा वृत्तांत को उन्होंने किस तरीके से कितनी बारीकी से आप देख सकते हैं लिखा है। और ये एक मुश्किल काम होता है। आप अगर किसी यात्रा पे होते हैं तो आप अपने नज़ारों को देखने में ही व्यस्त हो जाते हैं, आपको वो आनंद नहीं आता है कि आप लिखें बैठकर या फिर उसमें से कुछ समय निकाल कर लिख सकें, या फिर आप वापस आकर लिखने का प्लान करते हैं तो आपको वो चीज़ें उतनी बारीकी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि धीरे धीरे हमारे इस यादों से चीज़ें जो है बारीकियाँ उसकी ख़त्म होती जाती हैं। लेखक जो है अपने लेख को कितने बारीकी से बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करते हैं कि एक एक चीज़ जो है वो हमारे आंखों के सामने जो है एक पिक्चर सी जैसे चलने लगती है। तो इस तरीके से इनकी बहुत सारी जो है वो यात्रा वृत्तांत है जिसको आप अपने पर्सनली जो है उसको बुक्स को लेकर पढ़ सकते हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इनका जो यात्रा वृत्तांत से संबंधित है। बहुत सारी जगहों की उन्होंने यात्रा की है जिसका उन्होंने बड़ी बारीकी से दिया है, जिसका एक हिस्सा हमने लहासा की ओर पढ़ा है। तो इस तरीके से होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन की है, वर्ड टू वर्ड आपको समझाने की कोशिश की है और चैप्टर किसी भी तरीके से आपको हेल्पफुल लग रहा है, यूज़फुल लग रहा है, आपको समझाने में हम सफल हो रहे हैं, तो आप ज़रूर इसे लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहना। और चैनल कौन सी चीज़ें अपलोड कर रहा है, जैसे कि हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर सब कुछ टाइमली अपडेट करते यहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। हर एक चैप्टर से रिलेटेड जितना भी कंटेंट है आपको हम प्रोवाइड कर सकते हैं, करते रहते हैं। तो इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें।